राजकुमार ने वैसा ही किया। बुढ़िया के बताए हुए तरीका द्वारा वह चारदीवारी पर चढ़कर पद्मावती के बगीचा में पहुंच गया। वहां उसने रस्सियों से बंधी पीढ़ियों को लटकते हुए देखा, जिसकी ऊपरी छज्जे पर राजकुमार की राह देखती हुई कोई दासियां खड़ी थी। ज्यों ही राजकुमार ने पीढ़ी पर बैठा, दासियों ने रस्सी ऊपर किया और वह खिड़की के राहों से अपने प्रिया के पास जा पहुंचा। मंत्रिपुत्र ने जब अपने मित्र को खिड़की से अंदर प्रवेश करते हुए देखा तो वहां से संतुष्ट होकर वापस आ गया। अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपने प्रिया को देखा। पद्मावती का मुंह पूर्ण चंद्र की तरह था, जिसे कि सोमा की किरणें छिटक रही थी। पद्मावती ने भी उत्कंठा से भरी राजकुमार के अंग लग गई और अनेक प्रकार से उनका स्वागत करने लगी। राजकुमार ने गंधर्व विधि से पद्मावती से शादी कर ली और कोई दिन तक गुप्त रूप से दोनों उसी के आवास में रहने लगा। कोई दिन तक वहां रहने के बाद एक रात को अपने प्रिया से कहा, मेरे साथ मेरा मित्र बुद्धिसीर भी यहाँ आया है। वह यहाँ अकेला ही तुम्हारी धाय के घर में रहता है। मैं अभी वहां जाता हूँ और उसका कुशलता का पता करके और उसे समझा बुझाकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, ये तो बतलाइए कि मैंने जो इशारे किए थे उन्हें तुमने या बुद्धिसीर ने समझा? मैंने तुम्हारे इशारों को बिल्कुल नहीं समझा था। राजकुमार ने बताया, उन इशारों को बुद्धिसीर ने समझकर मुझे बताया था। यह सुनकर और कुछ सोचकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, यह बात इतने विलंब से बोलकर आप बहुत अनुचित कार्य किया है। आपका मित्र होने के कारण वह मेरा भाई है। पान पत्तों से मुझे पहले उनका स्वागत करना चाहिए था। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। तब रात के समय जिस रास्ते से राजकुमार आया था उसी से अपने मित्र के पास गया। पद्मावती से उसके समझाने के बारे में राजकुमार से जो बात हुई थी, बातों बातों में वह सब भी उसने मंत्रिपुत्र को कह सुनाई। मंत्रिपुत्र ने अपने संबंध में कही गई इस बात को उचित न समझकर उसका समर्थन नहीं किया। इसी बीच रात बीत गई। सवेरे दोनों बात कर रहे थे, तब पद्मावती की सखी एक हाथ में पान और पकवान लेकर वहां आई। उसने मंत्रिपुत्र का कुशल मंगल पूछा और लाई हुई चीज इसे दे दी। बातों बातों में उसने राजकुमार से कहा कि उसकी स्वामिनी भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही है। पल भर बाद वह गुप्त रूप में वहां से चली गई। तब मंत्रिपुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, अब देखिए, मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। यह कहकर उसने एक कुत्ते के सामने वह भोजन रख दिया। कुत्ता वह पकवान खाते ही तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर आश्चर्यचकित राजकुमार ने मंत्रिपुत्र से पूछा, ये कैसा कौतुक है? तब मंत्रिपुत्र ने कहा, मैंने उसके इशारों को पहचान लिया था, इसलिए मुझे घुड़त समझकर उसने मेरी हत्या कर देनी चाहिए थी। इसी से तुम में बहुत अनुराग होने के कारण उसने मेरे लिए 20 मिश्रित पकवान भेजी थी। उसे भय था कि मेरे रहते राजकुमार एकमात्र उसी में अनुराग नहीं रख सकेगा और उसके बस में रहकर उसे छोड़कर अपने नगरी में चला जाएगा। इसलिए उस पर क्रोध न करो, बल्कि उसे अपने माता पिता की त्याग के लिए प्रेरित करो और सोच विचार उसके हरण के लिए मैं तुम्हें जो युक्ति बतलाता हूँ उसके अनुसार आचरण करो। मंत्रिपुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार यह कहकर उसकी प्रशंसा करने लगा कि सचमुच तुम बुद्धिमान हो। इसी बीच बाहर से अचानक दुख से बिकल लोगों का शोरगुल सुनाई पड़ा, जो कह रहे थे, हाय हाय, राजा का छोटा बेटा मर गया। यह सुनकर मंत्रिपुत्र प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार से कहा, आज रात को तुम पद्मावती के घर जाओ। वहां तुम उसे इतना मदिरा पिलाना कि वह बेहोश हो जाए और वह किसी मृतक सामान जान पड़े। जब वह बेहोश हो तो उस हालत में तुम एक त्रिशूल गरम करके उसके जांघ पर दाग दे देना। उसकी गहनों की गठरी बांधकर रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते की सहारे यहाँ चले आना।
उसके बाद में सोच विचार कर कोई उपाय करूंगा जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने पद्मावती को जी भर मदिरा पिलाई और वह जब बेहोश हो गई तो उसकी जांघ पर त्रिशूल से एक बड़ा सा दाग बना दिया और उनकी गहनों की गोठरी बनाकर साथ में लेके चला आया। सवेरे स्मशान में जाकर मंत्रिपुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाकर उनसे कहा, अब तुम इन आभूषण में से मोतियों का हार लेकर बाजार में बेचने के लिए जाओ, लेकिन उसका दाम इतना अधिक बताना कि उसे कोई खरीद ना सके। साथ में यह प्रयत्न करो कि उसे लिए घूमते हुए तुमको अधिक से अधिक लोग तुम्हें देखे। अगर नगररक्षक तुम्हें पकड़े तो बिना घबराए हुए ये बोलना कि मेरे गुरु ने ये बेचने के लिए मुझे दिया है। तब राजकुमार बाजार गया और वहां उस हार को लेकर घूमता रहा। उधर दंतवैद्य की बेटी की गहनों की चोरी की खबर पाकर नगररक्षक उसका पता लगाने के लिए घूमते फिर रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देखकर वह लोगों ने उनको पकड़ लिया। नगररक्षक राजकुमार को नगरपाल के पास लेके गया। उसने तपस्वी के वेश में राजकुमार को आदर से पूछा, भगवान, मोतियों का ये हार आपको कहाँ से मिला? पिछले दिनों दंतवैद्य के कन्या के आभूषण चोरी हो गए थे जिनमें इन हार का जिक्र था। इस पर तपस्वी शिष्य बना राजकुमार बोला, इसे मेरे गुरु ने मुझे बेचने के लिए मुझे दिया है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तब नगरपाल ने वहां गया तो तपस्वी के रूप में मंत्रिपुत्र ने ये कहा, मैं तो तपस्वी हूँ, जंगल में यहाँ वहां भटकता रहता हूँ। संयोग से मैं पिछले रात इस स्मशान आकर टिक गया था। यहाँ मैंने इधर उधर से आई हुई यज्ञियाओं को देखा। उनमें से एक योगिनी राजपुत्र को लेके आई और उसने उसका हृदय निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। मदिरा पीकर वह मायाबीनी मतवाली हो गई और मुझे मुंह चिढ़ाकर मेरी उस रुद्राक्ष मला को लेने दौड़ी जिसके मनकों के साथ में तपो कर रहा था। जब उसने मुझे बहुत तंग किया तो मुझे उस पर क्रोध आ गया। उसी समय मैंने मंत्र बल से अग्नि जलाई और उसमें त्रिशूल तपाकर उसकी जंघा पर दाग दिया। उसी समय मैंने उसकी गले से मोतियों का हार खींच लिया था। अब मैं ठेरा तपस्वी, ये हार किसी काम का नहीं है, इसलिए मैंने अपने शिष्य को इसे बेचने के लिए भेज दिया था। यह सुनकर नगरपाल राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने ये बात सुनकर इन मोतियों का हार को पहचान दिया। पहचान का कारण यह था कि यह हार ने ही स्वयं दंतवैद्य के बेटी को उपहार स्वरूप भेंट किया था। तब राजा ने अपने एक विश्वासपात्र वृद्धा दासी को यह जांच करने के लिए दंतवैद्य यहाँ भेजा कि वह पद्मावती की शरीर को परीक्षण कर यह पता करे कि उसकी जांघ पर त्रिशूल की चिन्ह है या नहीं। वृद्धा दासी ने यह जांच कर बताया कि उसने पद्मावती के जांघ पर वैसा ही दाग देखा है। इस पर राजा को विश्वास हो गया कि पद्मावती ही उसके बेटे को मार के खा गई है। तब वह तपस्वी वेशधारी मंत्रिपुत्र के पास गए और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड दिया जाए। मंत्रिपुत्र के कहने पर राजा ने पद्मावती को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। निर्वासित कर दिए जाने पर भी पद्मावती ने आत्महत्या नहीं की। उसने सोचा मंत्रिपुत्र ने ही ये सब किया है। शाम होने पर तपस्वी के भेष छोड़कर राजकुमार और मंत्रिपुत्र घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती शोकमान बैठी थी। वे उसे समझा बुझाकर घोड़े में बैठाकर अपने देश ले गए। वहां राजकुमार उसके साथ शांतिपूर्वक रहने लगा। बेताल ने इतनी बात सुनाकर विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप बुद्धिमान में श्रेष्ठ है, अतः मुझे ये बताइए कि राजा क्रोधवश उस समय पद्मावती को नगर निर्वासन का आदेश न देकर उसे मरने का आदेश दे देता अथवा राजकुमार को पहचान जाने पर वध करवा देता तो वह पति और पत्नी के वध का पाप किसको लगता? मंत्री पुत्र को, राजकुमार को और पद्मावती को? राजन, यदि जानते हुए भी तुम मुझे ठीक ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास जानो कि तुम्हारे सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे।
बेताल के ऐसे कहने पर सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य श्राप के भय से उसने यूं कहा, यज्ञेश्वर, इसमें ना जानने का क्या है। इसमें इन तीनों का कोई पाप नहीं है। जो पाप है राजा कर्णोत्पल का है। बेताल बोला, इसमें राजा कर्णोत्पल का पाप क्या है? जो कुछ किया इन तीनों ने किया है। हंस अगर चावल खा जाए तो उसमें काव का क्या दोष है? तब विक्रमादित्य ने बोला, इन तीनों का कोई दोष नहीं था। राजकुमार और पद्मावती कामाग्नि में जल रहे थे, अतः वे भी निर्दोष थे। उनका विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा कर्णोत्पल पाप का भागी था। राजा होकर भी वह नीति शास्त्र नहीं जानता था। उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा अपनी प्रजा से सच झूठ का पता नहीं लगा सका। वह धूर्तों के चरित्र को नहीं जानता था। फिर भी बिना विचार उसने जो कुछ किया, उसके लिए वह पाप का भागी हुआ। सब अंदर प्रविष्ट उस बेताल से जब राजा ने मौन छोड़कर ऐसी युक्तियुक्त बातें कहीं, तब उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए अपने माया के प्रभाव से वह राजा विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर इस तरह कहीं चला गया कि राजा को पता भी नहीं चला। फिर भी राजा घबराया नहीं। राजा ने उसे फिर ढूंढ निकालने का निश्चय किया और वापस उसी वृक्ष की ओर लौट पड़ा।